इसराइल कौन सी नई टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को हैरत ज़दा कर रहा है और पाकिस्तान के गिर्द जाल बिछाकर शिकंजे में कस रहा है ताकि उसके रास्ते की नाज़रीन। इसराइल के साइंसदानों ने इस हफ्ते पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। वो एक ऐसा एयर कंडीशन मार्केट में ले आए हैं जो हर किस्म की बिजली के बगैर चलता है और उसके लिए किसी नौइयत का करंट दरकार नहीं होता। आप बस बटन ऑन करें और ये हवा में मौजूद गैसेस से चलना शुरू कर देगा और आध घंटे में कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री नीचे ले आएगा। नाज़रीन, ये बड़ी हैरानकुन इजाद है। इससे कबल जून में इसराइल ने दीवार के पीछे देखने की टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। आप उस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ दीवार के पीछे मौजूद लोगों को देख सकते हैं बल्कि उनकी उम्र, साइज और हरकत व सकनात भी नोट कर सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड, ECG या MRI का जदीद तरीन वर्जन है। इस वर्जन से इंसान मोटी दीवार के पीछे भी झांक सकेगा। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ ईजाद हुई? ये 92 लाख आबादी के उस मुल्क में हो रही है जिसने पिछले 50 बरसों में अमन नहीं देखा और जिसकी कुल आबादी खौफ में सोती है और दहशत में जागती है और जो इस वक्त भी हाई सिक्योरिटी कंट्री कहलाता है। लेकिन ये मुल्क रोजाना दुनिया को कोई न कोई नई इजाद दे रहा है। आप दुनिया के किसी भी शोबे की कोई भी जदीद इजाद उठाकर देख लें, आपको उसके पीछे कोई इसराइली कंपनी, कोई इसराइली लेबोरेटरी या कोई इसराइली साइंसदान मिलेगा। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार इसराइल में बनी, दुनिया का पहला मोबाइल फोन इसराइल ने बनाया, साइबर सिक्योरिटी का जदीद तरीन सिस्टम फायरवॉल इसराइल ने बनाया, मेडिकल की 82% मशीनें इसराइल ने इजाद की और दुनिया की तमाम बड़ी IT कंपनीज का एल्गोरिथम इसराइल में बना। आईफोन के तमाम सॉफ्ट और हार्डवेयर इसराइल में बनते हैं। इसराइल ने 2018 में ऐसी डिवाइस बनाई जो सूंघ कर मरीज के इमराज बता देती है। ये डिवाइस स्निफ फोन कहलाती है। मफलूज लोगों के लिए रीवॉक के नाम से एक मशीन बनाई और मफलूज लोगों ने उस मशीन के जरिए बाकायदा चलना फिरना शुरू कर दिया। इसराइल ने कैप्सूल साइज का एक पिल कैम कैमरा बना दिया है। मरीज ये कैप्सूल निगलते हैं और कैमरा जिस्म के सारे अंदरूनी अज़ा का जायजा लेकर बाहर आ जाता है। दिल के रबर जैसा लचकदार यानी फ्लेक्सिबल स्टेंट भी बना दिया और ये इजाद अब तक करोड़ों लोगों की जान बचा चुकी है। दुनिया का पहला इंस्टेंट मैसेंजर IQC इसराइल ने 1996 में दिया था। नाज़रीन, ये इजाद दुनिया भर में सोशल मीडिया के आगाज का बाइस बनी हुई है। दुनिया की पहली USB इसराइल ने बनाई। इसराइल ने सहरा में फसलें उगाने के लिए नेटेफॉर्म जैसी इरिगेशन सिस्टम बनाया और इस सिस्टम ने सहराओं को खेतों में बदल दिया। इसने हवाओं से पानी बनाने की टेक्नोलॉजी वाटर जिन भी मुतारफ करवाई। कीड़े मकोड़े मारने की महफूज तरीन टेक्नोलॉजी बायोबी भी बनाई। दुनिया को नेविगेशन यानी GPS सिस्टम भी इसराइल ने दिया जिसके जरिए दुनिया भर के मुसाफिर दूसरों की मदद के बगैर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। और इसराइल ने ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई, लेजर गन्स बनाई, इंसानों और जानवरों की शनाख्ती डिवाइसेस बनाई, खुराक, कपड़ों, जूतों और सवारी के नए सिस्टम भी मुतारफ करवाए। और आप Amazon से लेकर उबर तक किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर का मुताला कर लें, आपको उसके पीछे इसराइली माहिरीन मिलेंगे। नाज़रीन, शायद इसीलिए इस 92 लाख लोगों के मुल्क को स्टार्टअप्स नेशन कहते हैं, क्योंकि ये छोटा सा मुल्क स्टार्टअप्स में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका स्टार्टअप्स में दूसरे नंबर पर आती है। नाज़रीन, अब 92 लाख लोगों के इस छोटे से मुल्क को देखें और उसके बाद पाकिस्तान को देखें। हमारे सिर्फ एक शहर लाहौर की आबादी इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा है, लेकिन हम अपनी जरूरत की खुराक तक पैदा नहीं कर पा रहे। हम खाने का तेल, गंदम, दालें, पेट्रोल और गैस तक इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में हमारी जरूरत के मुताबिक पेट्रोल और गैस दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम में इसे निकालने की अहलियत नहीं है। और अगर हम इसे निकाल भी लें तो हमारे पास लोग पाइपलाइन को बम से उड़ा देते हैं। हम इस मुल्क में फौज की पूरी डिवीजन के बगैर गैस और पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकते। हमने 6 माह कबल बन्नू में गैस का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन मुकामी लोग अब पाइपलाइन नहीं बिछाने दे रहे। बन्नू में 2 माह में 3 बम धमाके हो चुके हैं और दर्जन भर के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। मुल्क का 70% रकबा ज़रई है। मुल्क में 2 दर्जन बड़े दरिया हैं। मानसून में सिर्फ 8 बारिशें हुई हैं और हमारा 30% रकबा पानी में डूब गया है। बलूचिस्तान और सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है। लोग दुहाइयां दे रहे हैं और हम मदद के लिए आलमी बरादरी की जानिब देख रहे हैं। हम आज भी मेट्रो, ओवरहेड ब्रिजेस, रेलवे, PIA, मोटरवेज और इंटरसिटी बस सर्विस पर लड़ रहे हैं। हम मुल्क में वैक्सीन तक नहीं बना पा रहे। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे तक पिलाने के लिए तैयार नहीं हैं
और हमारे अंदर गलियों का कूड़ा तक उठाने की अहलियत नहीं है। अब मुल्क का कोई एक साफ सुथरा कोना दिखा दें या कोई एक शहर बता दें जिसके शहरियों को साफ पानी और असल खुराक मिल रही हो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ भी खुराक के नाम पर जहर खा रहे होंगे और ये पानी के नाम पर केमिकल पी रहे होंगे। लिहाजा आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए कि क्या हमें कौम कहलाने का हक है। आप एक तरफ मुल्क के मसाइल देखिए, हम 40 साल से भीख पर गुजारा कर रहे हैं और आज अगर सऊदी अरब अपने पैसे वापस मांग ले तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और दूसरी तरफ हम इमरान खान हमारे पीछे है। शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई या नहीं, ये इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। हम खुद अपने हाथों से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने दे रहे। हम 2, 3, 4 साल बाद अपनी टांग दोबारा तोड़कर बैठ जाते हैं। हम पूरी दुनिया को सरमायाकारी की दावत देते हैं, लेकिन हम में से हर खुशहाल शख्स दूसरे मुल्क में जाकर बसना चाह रहा है। आखिर हमारा मसला क्या है? मेरी इस मुल्क के मुक्तदर तबकों से दरख्वास्त है कि आप प्लीज आंखें खोल लें और चंद बुनियादी फैसले कर लें, वरना ये मुल्क हाथ से निकल रहा है। हमें पहला फैसला ये करना होगा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम अपनी जरूरत की खुराक इसी मुल्क में पैदा करेंगे। मुल्क में अगर गंदम कम पैदा होगी तो हम कम गंदम खा लेंगे, लेकिन गंदम इंपोर्ट नहीं करेंगे। कुकिंग ऑयल हो, दालें हों, चावल हों या फिर फल हों, हम इस मुल्क में उगाएंगे, आधा खुद खाएंगे और आधा एक्सपोर्ट करेंगे। 5 साल में इरिगेशन के नए सिस्टम बनाएंगे और फिर जमीन का कोई चप्पा भी खाली नहीं रहेगा। हम गमलों में भी सब्जियां उगाएंगे। हुकूमत ज़राई कॉलेजों के तमाम तालिब इल्मों को जमीन देगी और ये तालिब इल्म उन जमीनों पर महंगी इजनास उगाएंगे। हम एवोकाडो, जाफरान और गुलाब क्यों नहीं उगाते? हम एक पूरे रीजन को फ्लावर रीजन, दूसरे को एवोकाडो, तीसरे को जाफरान और चौथे को ऑलिव रीजन डिक्लेयर करें और वहाँ ये इजनास उगाकर पूरी दुनिया को फरोख्त करें। हम फूल उगाकर यूएई में क्यों नहीं भेजते? और हम उनका सत निकालकर मुल्क में परफ्यूम्स की इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान को लेदर इंडस्ट्री ही बना लें तो हम अरबों रुपए सालाना कमा सकते हैं। दूसरा, हम 10 साल में अपनी जरूरत की गैस, पेट्रोल और बिजली पैदा कर लें। हम गैस, पेट्रोल और बिजली की सनत को ओपन कर दें। कंपनियां आए, काम करें, तेल और गैस निकालें, हमें भी बेचें और बाहर भी बेच दें। लोकल कम्युनिटी मुजाहमत करती है, आप एक ही फार्मूला बना दें, लोकल लोगों को इस फार्मूले के तहत सहूलतें दें और रकम दें। अगर कोई इसके बावजूद भी मुजाहमत करे तो फिर डंडा चलाएं, मगर काम नहीं रुकना चाहिए। नंबर 3, मुल्क में मैट्रिक तक तालीम और उसके बाद स्किल होनी चाहिए। आप तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को स्किल इंस्टीट्यूट्स में तब्दील कर दें और उस वक्त तक किसी तालिब इल्म को डिग्री ना दी जाए जब तक वो अपने शोबे का एक्सपर्ट ना हो जाए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान 2 साल की इंटर्नशिप लाजमी होनी चाहिए। तालिब इल्म ग्रेजुएशन करें, 2 साल का अमली तजर्बा हासिल करें और फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। मुल्क में 16 साल की मुसलसल तालीम पर पाबंदी होनी चाहिए। हम हर साल मुल्क में क्यों लाखों की तादाद में बेहुनर एमए पैदा कर देते हैं? आखिर इस तालीम का क्या फायदा है जो डिग्री होल्डर को 2 वक्त का खाना भी न दे सके? नंबर 4, मुल्क में हर तरक्याती मंसूबे की तकमील तारीखी होनी चाहिए और वो मंसूबा हर हाल में उस तारीख पर मुकम्मल होना चाहिए। चीन की तरह उसे भी एक दिन में ऊपर नहीं जाना चाहिए और जो गफलत का मुजाहिरा करे उससे सजा दें। और 5वीं और आखिरी चीज, खुदा के लिए मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करें। कानून की नजर में जज से लेकर जनरल तक हर शख्स बराबर होना चाहिए। किसी को किसी पर सुपेरियरिटी नहीं होनी चाहिए। जो भी गलती करे कानून अपना रास्ता ले और उसे इसके किए की सजा दे। मुल्क में ये सियासी थिएटर्स बंद होने चाहिए। आखिर हम कब तक गैरों की तरफ हाथ फैलाकर देखते रहेंगे? और नाज़रीन, आइए बात करते हैं कि इसराइल पाकिस्तान को कैसे घेर रहा है। पाकिस्तान के गिर्द घेरा इस तरह से तंग हो चुका है कि हम मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी के हवाले से उनके मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। हम लाख अपने आजाद होने के दावे करें, लेकिन हमारी तमाम टेक्नोलॉजी पर दूसरों की दस्तरस है। उन्हें भी अच्छी तरह से अंदाजा है कि जब हम पाकिस्तान को कोई चीज देते हैं तो पाकिस्तान चूँकि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है तो उस पर नजर कैसे रखनी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की के रास्तों पर गामजन करें ताकि हमें अगयार की जानिब ना देखना पड़े।